इस फिल्म के शुरू में दिखाते हैं कि दो हॉबिट तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं और इनमें से एक हॉबिट के कांटे में मछली फंस जाती है और ये मछली बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो मछली को ऊपर खींच नहीं पाता और तालाब में गिर जाता है और मछली उसे खींचना शुरू करती है। अब जब वो तालाब के अंदर पहुंच जाता है तब उसकी नजर तालाब में उस रिंग पर पड़ती है जो आज से कई सौ साल पहले इस तालाब में गिरी होती है और ये वही रिंग है जो आज फ्रोडो के पास है। वो हॉबिट इस रिंग को उठा लेता है और तालाब से बाहर आ जाता है, तभी वहाँ पर दूसरा हॉबिट भी आ जाता है और इस हॉबिट का नाम स्मेगल होता है जो आज फ्रोडो के साथ है और गोलम के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को रिंग को देखकर उसका नशा हो जाता है, दोनों उसे लेना चाहते हैं। स्मेगल बोलता है मुझे रिंग दे दो, लेकिन वो उसे ये रिंग नहीं देना चाहता। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और स्मेगल उसे मार देता है। इसके बाद स्मेगल के लोग उसे उसकी जगह से निकाल देते हैं और वो गुफाओं में चला जाता है और अब स्मेगल गुफाओं में रहना शुरू कर देता है। वो मछलियाँ खाता है और उन अंधेरी गुफाओं में अकेला रहता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और 2500 साल बाद स्मेगल की शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। फिल्म दोबारा प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर दिखाते हैं कि गोलम इन दोनों को आगे के सफर पर लेके जा रहा होता है और अब ये मोर्डोर से ज्यादा दूर नहीं होते और यहाँ पर एक बार फिर गोलम अपने अच्छे दिल और बुरे दिल से लड़ रहा होता है। उसका अच्छा दिल ये कहता है कि उसे गलत नहीं सोचना चाहिए, पर उसका बुरा दिल कहता है कि इन दोनों को मार दो और रिंग हासिल कर लो। हालांकि गोलम अब फ्रोडो पर यकीन भी नहीं करता, इसलिए वो प्लान बनाता है कि इन दोनों को वो रास्ते में मार देगा और रिंग हासिल कर लेगा। और जब वो प्लान बना रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है, तभी पीछे से सैम आ जाता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद सैम गोलम को मारता है। पर तभी फ्रोडो उठ जाता है, वो सैम को मना करता है। वो कहता है हम इसके बिना मोर्डोर नहीं पहुंच सकते। सैम कहता है मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि ये हमें मारना चाहता है। फ्रोडो कहता है इसके अलावा हमें कोई भी मोर्डोर का रास्ता नहीं दिखा सकता। और अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और गोलम फ्रोडो को भड़काने की कोशिश भी करता है। वो कहता है सैम तुमसे झूठ बोलता है और ये तुमसे रिंग लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गैंडाल्फ और उसके आदमी आइसनगार्ड पहुंच जाते हैं जहां एंट्स ने सारूमान को कैद किया होता है और वहां पहुंचने के बाद गैंडाल्फ सारूमान से बोलता है हमें दुश्मन के सारे राज बता दो, लेकिन सारूमान मना कर देता है। सारूमान के साथ वहाँ एक और आदमी होता है जो बादशाह थ्योडन का आदमी होता है और इसका नाम ग्रीमा है। इसी की मदद से सारूमान ने थ्योडन पर जादू किया था और उसे अपने कब्जे में किया था। बादशाह ग्रीमा को बोलता है कि तुम सारूमान के साथ छोड़ दो और आजाद हो जाओ और यहाँ नीचे आ जाओ, पर सारूमान बोलता है ये आजाद नहीं हो सकता, ये मेरा गुलाम है और उसे मारने लगता है। उसके बाद जब सारूमान गैंडाल्फ से बातें कर रहा होता है तभी पीछे से ग्रीमा आता है। वो अपना चाकू निकालता है और सारूमान को कई चाकू मारता है। तभी नीचे से एल्फ एक तीर मारता है और वो तीर सीधा ग्रीमा की छाती पर लगता है। ग्रीमा मर जाता है और सारूमान भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ी नुकीली लकड़ी उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। सारूमान के पास एक जादुई पत्थर होता है और वो पत्थर पानी में गिर जाता है जिसे हॉबिट पिपन उठा लेता है। गैंडाल्फ बोलता है वो पत्थर मुझे दे दो। गैंडाल्फ उस पत्थर को उससे ले लेता है और इसके बाद ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब एक बार जब रात को ये सब सो रहे होते हैं तभी पिपन जिसने गैंडाल्फ को जादुई पत्थर दिया होता है वो गैंडाल्फ के पास जाकर सोते हुए गैंडाल्फ के हाथ से वो पत्थर ले लेता है और जैसे ही वो जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़ता है पिपिन को कुछ हो जाता है। पत्थर पूरी तरह से आग की तरह लाल हो जाता है। दरअसल ये सौरोन का पत्थर होता है जिससे सारूमान सौरोन से बातें किया करता था और तभी गैंडाल्फ भी उठ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को उससे वापस ले लेता है और पिपिन बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो गैंडाल्फ उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। वो बोलता है मैंने एक शहर को देखा जो जल रहा था, जहाँ पर एक दरख्त था जो पूरी तरह से सूखा हुआ था और मैंने सौरोन की जलती आंख को भी देखा। उसने मेरा नाम पूछा। गैंडाल्फ बोलते हैं क्या तुमने उसे फ्रोडो और रिंग के बारे में कुछ बताया? पिपिन बोलता है नहीं, मैंने उसके बारे में उसको कुछ नहीं बताया। दरअसल पिपिन ने मिनास्त्री शहर को जलते हुए देखा था। यानी सौरोन का अगला निशाना मिनास्त्री शहर है जो कि गंडोर में एक खूबसूरत शहर है जिसे बादशाहों का शहर भी कहा जाता है और गंडोर का असली वारिस एरागोन है। और सौरोन के दिल में कहीं ना कहीं एरागोन का डर भी होता है क्योंकि कई 100 साल पहले एरागोन के बड़ों ने सौरोन की उंगली काटकर उस रिंग को हासिल किया था जिससे उसका खात्मा हो गया था। गैंडाल्फ बोलता है सौरोन नहीं चाहता कि मिडिल अर्थ के लोग एक हो जाएं। गैंडाल्फ ये फैसला करता है कि वो गंडोर जाएगा और वो अपने साथ पिपिन को भी ले जाता है और ये दोनों गंडोर के शहर मिनास्त्री पहुंच जाते हैं। यहाँ का बादशाह बोरोमीर और फेरामीर का बाप होता है और वो अपने बेटे बोरोमीर की मौत से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, पर वो अपने छोटे बेटे फेरामीर से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। यहाँ का बादशाह रूहान के बादशाह की मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि उनके साथ एरागोन होता है
जो कि गंडोर की बादशाहत का असली वारिस होता है और वो अपनी बादशाहत को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो रोहान सल्तनत की मदद करने से इनकार कर देता है। गैंडाल्फ पिपिन को बताते हैं कि सौरॉन की पूरी ताकत इकट्ठी हो चुकी है और उसके साथ साथ हजारों इंसान मिल चुके हैं और अब वो बहुत जल्द गंडोर पर हमला करेगा और गंडोर का खात्मा कर देगा। पिपिन बोलता है कि हमें तुम पर भरोसा है। गैंडाल्फ बोलते हैं कि सौरॉन ने अभी तक अपने सबसे खतरनाक कमांडर को छुपा कर रखा हुआ है और अब वो उसकी फौज की रहनुमाई करेगा। कहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता और ये वही है जिसने फ्रोडो को अपनी तलवार से जख्मी किया था। गैंडाल्फ उस साई की बात कर रहे होते हैं जो ड्रैगन पर बैठकर रिंग को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो जंगल से होते हुए मोरडोर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा और यहाँ हजारों सीढ़ियाँ होती हैं जिन पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। कभी भी ऊपर चढ़ते हुए चट्टानों की सीढ़ियों से पांव फिसलकर इनकी मौत हो सकती है। यहाँ पर सौरॉन की फौज और ड्रैगन वाला साया भी होता है पर वो इनको नहीं देख पाते। ये तीनों बड़ी मुश्किल से इन सीढ़ियों से चट्टान तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद रात को जब ये सो रहे होते हैं तो गोलम इनकी बची हुई रोटी चुराकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है और रोटी का कुछ हिस्सा सैम के कपड़ों पर डाल देता है। जब फ्रोडो और सैम उठते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी बची हुई रोटी उनके बैग में नहीं होती। ये एल्विश रोटी होती है जिसका एक हिस्सा खाने से पेट भर जाता है। सैम बोलता है कि रोटी गोलम ने चुराई होगी। गोलम बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो रोटी खाता ही नहीं हूँ। और वो फ्रोडो को सैम के कपड़ों पर रोटी का बचा हुआ हिस्सा दिखाता है और वो बोलता है जब आप नहीं देखते मैं सैम का मुंह रोटी से भरा हुआ देखता हूँ, रोटी इसी ने खाई है। सैम गोलम को मारने लगता है पर फ्रोडो उसे मना कर देता है। फ्रोडो की हालत अच्छी नहीं होती क्योंकि रिंग के असर से और साय की तलवार के वार से वो लगातार कमजोर हो रहा होता है। सैम बोलता है तुम्हारी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये रिंग की वजह से है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए रिंग को अपने पास रख लेता हूँ। फ्रोडो उसे धक्का देता है और बोलता है पीछे हटो क्योंकि उसे लगता है कि सैम उससे रिंग हासिल करना चाहता है। फ्रोडो सैम को बोलता है कि तुम वापस घर चले जाओ। इस बात पर सैम बहुत दुखी होता है और गोलम अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गंडोर का बादशाह रोहान के बादशाह की मदद नहीं लेना चाहता पर गंडाल्फ हॉबिट की मदद से मदद की मिसालें जलाकर रोहान को मदद का इशारा कर देते हैं और अब रोहान गंडोर की मदद के लिए आ रहा है जिसमें एरागोन, गिमली और एल्फ भी होते हैं। और जब ये पूरी फौज के साथ गंडोर आ रहे होते हैं तो एक रात एरविन का बाप जो एल्फ्स का बादशाह होता है वो एरागोन के पास आता है। वो उसे बताते हैं कि एरविन मर रही है क्योंकि अंधेरे की ताकत बढ़ रही है और जैसे जैसे अंधेरे की ताकत बढ़ेगी तो सितारों की ताकत कम हो जाएगी और एरविन मर जाएगी। एरागोन एरविन से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर उसको मरने नहीं देना चाहता। एरविन का बाप एरागोन को ये भी बोलता है कि तुम इस जंग को नहीं जीत सकते, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहता है अभी भी पहाड़ों में बहुत से खूनी लुटेरों के साए हैं, तुम उन्हें भी अपने साथ मिला सकते हो। एरागोन बोलता है हम पर भरोसा नहीं कर सकते, वो नहीं आएंगे। एरविन का बाप बोलता है वो आएंगे अगर खुद गैंडोर का बादशाह उनको बुलाए और वो एरागोन को उनके बड़ों की तलवार देते हैं। ये वही तलवार है जिससे सौरॉन का खात्मा हुआ था जो टूट गई थी पर इस तलवार को दोबारा बनाया गया। और अब एरागोन अपनी तलवार के साथ उन पहाड़ी दरों में जा रहा होता है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। गिमली और एल्फ भी उसके साथ होते हैं। उन पहाड़ी दरों में जाने के बाद गिमली बोलता है यहाँ हमें फौज मिलेगी कैसे। एल्फ बताता है कि यहाँ के लोगों पर जादू था, बहुत पहले इन पहाड़ों के लोगों ने गंडोर के बादशाह की मदद करने का वादा किया था पर जब वक्त आया वो भाग गए, इन अंधेरों में गायब हो गए और उन पर जादू हो गया कि वो तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक वो गंडोर के बादशाह की मदद नहीं करेंगे। और इन लोगों को यकीन होता है कि गंडोर का वारिस एक दिन आएगा और वो मुर्दों के रास्ते से होकर गुजरेगा। और इसके बाद ये तीनों मुर्दों के रास्ते से होकर गुजरते हैं जहाँ बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं और यहाँ से इनके घोड़े भी वापस भाग जाते हैं। पर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक आवाज आती है किसने यहाँ आने की हिम्मत की। और इनके सामने एक साया आता है। वो साया बोलता है हम जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और इसके बाद वहाँ हजारों साए नजर आते हैं। वो साया बोलता है तुम्हें अब मरना होगा। एल्फ उस पर तीर चलाता है पर तीर उस साए को नहीं लगता क्योंकि वो हवा है। एरागोन बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारी मदद लेने आया हूँ, तुम आजाद हो जाओगे। वो बोलता है गंडोर के बादशाह के अलावा हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता और वो नस्ल अब खत्म हो चुकी है। एरागोन वहाँ पर जितने भी साए होते हैं सबसे बोलता है मैं गंडोर का वारिस हूँ, मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और एक हंसी की आवाज के साथ वो सारे साए गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं और ये तीनों जान बचाकर उस पहाड़ी दर्रों से निकल जाते हैं। और बाहर निकलने पर ये देखते हैं कि सौरॉन की फौज नदी से आगे बढ़ रही है और ये सब इंसान होते हैं
जो सोरोन के साथ मिल चुके होते हैं और उन्होंने आसपास के गांव को जलाकर खत्म कर दिया होता है। तभी पत्थर से वही साया बाहर निकलता है और वो बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और इसके बाद जो नदी से सोरोन की फौज जा रही होती है, ये सब उस पर हमला कर देते हैं और उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोरोन की एक बहुत बड़ी फौज जिसमें ऑर्क्स होते हैं, वो गंडोर के शहर मिनास्त्री पर हमला कर देते हैं। गंडोर का बादशाह पूरी तरह से हार मान चुका होता है, उसका दिमाग होश में नहीं होता क्योंकि उसका दूसरा बेटा फेरामीर भी बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और उसे लगता है कि वो मर गया है और वो उसे जलाने वाले होते हैं। तभी पिपिन और गैंडल्फ वो उसे बचा लेते हैं और उसी दौरान बादशाह खुद आग में जलकर मर जाता है। गंडोर के बाहर सोरोन की बहुत बड़ी फौज होती है और ये उस फौज से जीत नहीं सकते। वो फौज गंडोर पर हावी हो रही होती है क्योंकि सोरोन की फौज में बहुत बड़े बड़े ड्रैगन, तरह तरह के ऑर्क्स, बड़े बड़े हाथी होते हैं जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। अब यहाँ पर बहुत लंबा सफर करने के बाद रोहान की फौज भी पहुंच जाती है और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी जंग होती है। जंग के बीच में रोहान की फौज के सामने बहुत बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं जिसकी वजह से रोहान की फौज को बहुत नुकसान होता है। तभी वो साया जो सोरोन की फौज का सबसे बड़ा सिपाही, वो अपने ड्रैगन पर बैठकर आता है और रोहान के बादशाह थ्यूडन को उसका ड्रैगन उसको उठाकर फेंक देता है और उसके बाद वो अपने ड्रैगन को हुक्म देता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तभी वहाँ पर थ्यूडन की भतीजी आ जाती है। ये और हॉबिट मैरी छुपकर जंग में आए होते हैं। थ्यूडन की भतीजी ड्रैगन की गर्दन काट देती है और वो काला साया नीचे गिर जाता है। अब उसके सामने वो लड़की होती है, उसने एक सिपाही की पूरी ड्रेस पहनी होती है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो लड़की है। वो साया बोलता है मुझे कोई आदमी नहीं मार सकता और इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से मैरी आ जाता है जो एक हॉबिट है, उस पर खंजर से वार करता है और इसके बाद वो लड़की अपनी तलवार उठाती है और वो बोलती है मैं आदमी नहीं हूँ और वो तलवार उसके चेहरे के अंदर घुसा देती है जिससे वो साया मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं नदी से जो सोरोन की फौज आने वाली थी उसके जहाज वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑर्क्स की फौज वहाँ पहले से होती है और ऑर्क्स का सरदार बोलता है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, जल्दी जहाज से उतरो। और जहाज से एरागोन, गिमली और एल्फ उतरते हैं और उनके साथ होती है डेडमैन की बहुत बड़ी फौज और वो उन पर हमला कर देते हैं जिसका सामना करना ऑर्क्स की बस की बात नहीं है। और इस तरह इस जंग के बाद इंसानों की जीत होती है और सोरोन की हार और बादशाह थ्यूडन की मौत हो जाती है। और अब रोहान का बादशाह और गंडोर का बादशाह मर चुके हैं। इसके बाद डेडमैन की फौज का बादशाह एरागोन के पास आता है और वो उसे बोलता है कि अब हमें आजाद कर दो, तुमने हमसे वादा किया था। एरागोन बोलता है जाओ, तुम्हें आजाद किया और वो पूरी फौज हवा बनकर उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब गोलम और फ्रोडो आगे बढ़ते हैं और सैम वापस जा रहा होता है और सैम जब नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके रोटी के टुकड़े वहाँ पड़े होते हैं जिसे गोलम ने नीचे फेंका था और वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं गोलम और फ्रोडो एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गोलम फ्रोडो को कहता है तुम्हें यहाँ से अंदर जाना होगा क्योंकि यही एक रास्ता है। और जब फ्रोडो अंदर जाता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जाले होते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आती है जो फ्रोडो को मारना चाहती है। दरअसल गोलम जानबूझकर फ्रोडो को यहाँ लाया होता है ताकि वो मकड़ी उसे मार दे और बाद में वो रिंग ले ले, पर फ्रोडो मकड़ी की आंखों से ओझल हो जाता है। पर तभी गोलम उस पर हमला कर देता है और उन दोनों की हाथापाई में गोलम पहाड़ से नीचे गिर जाता है और फ्रोडो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फ्रोडो कमजोर है क्योंकि रिंग जैसे जैसे सोरोन के करीब मोर्डोर के अंदर पहुंच रही है वो फ्रोडो पर हावी हो रही है। और जब फ्रोडो वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो बड़ी मकड़ी पीछे से आकर फ्रोडो को डंग मार देती है जिससे फ्रोडो बेहोश हो जाता है और वो मकड़ी उसे अपने जाल में लपेट लेती है। पर इससे पहले मकड़ी फ्रोडो को ले जाती सैम वहाँ जाता है और वो मकड़ी से लड़ता है जिसमें सैम की जान जाते जाते बचती है। पर सैम मकड़ी को जख्मी कर देता है और मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सैम फ्रोडो को उठाने की कोशिश करता है पर सैम की किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। सैम बोलता है तुम मुझे छोड़कर चले गए। तभी वहाँ पर दो ऑर्क्स आ जाते हैं। सैम छुप जाता है, वो ऑर्क्स फ्रोडो को देख लेते हैं। उनमें से एक ऑर्क बोलता है बूढ़ी मकड़ी ने एक और को मार दिया। दूसरा बोलता है मारा नहीं है, ये बेहोश हुआ है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। और वो दोनों ऑर्क्स फ्रोडो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब सैम को पता है कि फ्रोडो जिंदा है। वो ऑर्क्स फ्रोडो को एक किले में ले जाते हैं, वो उसके कपड़े उतार देते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। तभी पीछे से सैम आकर अपनी तलवार उसके सीने में आर पार कर देता है और वो मर जाता है। फ्रोडो सैम को देखकर खुश होता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन फ्रोडो बोलता है सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि रिंग उसके पास नहीं होती। फ्रोडो बोलता है वो रिंग ले गए। सैम बोलता है नहीं, वो रिंग नहीं ले गए क्योंकि सैम ने वो रिंग पहले ही निकाल ली होती है। सैम बोलता है मुझे लगा कि तुम मर चुके हो इसलिए मैंने रिंग निकाल ली थी। फ्रोडो बोलता है रिंग मुझे दे दो। सैम रिंग को देना तो नहीं चाहता क्योंकि रिंग अपने से अलग करना इतना आसान नहीं है, पर फ्रोडो से ले लेता है। वो बोलता है रिंग की जिम्मेदारी मेरी है, इसका बोझ मुझे ही उठाने दो और ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अब ये मोर्डोर के माउंट डूम की गुफाओं की तरफ जाते हैं, पर यहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है। इनके बीच में तकरीबन 10,000 ऑर्क्स होते हैं और ये बात गंडाल्फ
भी जानते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो मोल्डोर पर यानी सोरोन की फौज पर हमला करेंगे और ये सब अपनी फौज के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। पर यहाँ सोरोन की एक बहुत बड़ी फौज होती है जिससे जीतना नामुमकिन है। सोरोन की फौज इनको चारों तरफ से घेर लेती है पर ये जिस मकसद से यहाँ आए होते हैं वो पूरा हो जाता है, क्योंकि सोरोन की फौज यहाँ पर है तो फ्रोडो और सैम को रास्ता मिल जाएगा। हालांकि फ्रोडो और सैम कई बार पकड़े जाने से बचते हैं पर अपनी हिम्मत और चालाकी से बच जाते हैं और इन्होंने ऑर्क्स के कपड़े पहने होते हैं तो उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। अब सैम और फ्रोडो माउंट डूम के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ इस रिंग को तबाह करना है, पर सैम और फ्रोडो दोनों की हालत खराब हो चुकी है। ये भूखे हैं, प्यासे और इनके अंदर ताकत नहीं है, बस एक मकसद जिसकी वजह से ये चलते जा रहे हैं। पर फ्रोडो जिस पर रिंग का भार है वो एक जगह आकर गिर जाता है, पर सैम बोलता है मैं रिंग का भार नहीं उठा सकता पर तुम्हारा तो उठा सकता हूँ, और वो फ्रोडो को अपने कंधे पर उठाकर माउंट डूम की गुफाओं की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ इंसानों और सोरोन की फौज में बहुत बड़ी जंग हो रही होती है। और अब जब सैम फ्रोडो को उठाकर माउंट डूम की गुफा के बाहर पहुंच जाता है तभी वहां पर गोलम आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। गोलम उनसे रिंग लेना चाहता है और जब गोलम फ्रोडो का गला दबा रहा होता है तो सैम उसे पत्थर से मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सैम और गोलम के बीच में लड़ाई हो रही होती है और फ्रोडो पूरी ताकत से उठता है और माउंट डूम के अंदर चला जाता है जहाँ लावे की नदी बह रही होती है और इस रिंग को यहीं बनाया गया था। सैम भी उसके पीछे पहुंच जाता है और अब रिंग फ्रोडो के हाथ में होती है। सैम बोलता है फेंक दो उसे, तबाह कर दो उसे, पर फ्रोडो उसको नहीं फेंकना चाहता। वो बोलता है ये रिंग मेरी है। वो रिंग के जाल में फंस जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कई 100 साल पहले वो बादशाह आया था जिससे सबसे पहले ये रिंग मिली थी। और फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है वो गायब हो जाता है और रिंग पहनने की वजह से सोरोन को पता चल जाता है कि वो रिंग माउंट डूम की गुफा में है। और तभी ड्रैगन जो जंग में होते हैं वो माउंट डूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फ्रोडो गायब होकर गुफा से निकलना चाहता है पर तभी वहाँ पर गोलम आ जाता है और गोलम को उसके पैरों के निशान से पता चल जाता है कि फ्रोडो कहाँ है। वो दोबारा उस पर हमला कर देता है और फ्रोडो की उस उंगली को अपने दांतों से काट कर अलग कर देता है जिसमें उसने रिंग पहनी होती है। इसके बाद फ्रोडो देखना शुरू हो जाता है। रिंग आ जाती है गोलम के पास। रिंग को लेकर बहुत खुश होता है लेकिन तभी फ्रोडो उस रिंग को लेने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की फौज सोरोन की फौज से हार रही होती है और यहाँ रिंग गोलम के पास चली जाती है और जब फ्रोडो उससे रिंग लेने की कोशिश करता है तभी वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और नीचे लावे की नदी बह रही होती है। पर फ्रोडो पहाड़ को पकड़ लेता है और गोलम उस लावे की नदी में गिर जाता है। सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है और नीचे रिंग आहिस्ता आहिस्ता उस लावे में पिघल जाती है। वहीं पहुंच जाती है जहां से वो आई थी। रिंग के तबाह होने के बाद सोरोन की फौज और सोरोन का खात्मा हो जाता है और इस तरह बुराई की हार और अच्छाई की जीत हो जाती है। और एंड पर ये दिखाते हैं कि एरागोन को बादशाह बना देते हैं और अरविंद जिसे वो प्यार करता है जो कि एक एल्फ है वो उसकी रानी बन जाती है। अब जब चारों हॉबिट्स के सामने बादशाह आता है तो हॉबिट्स उसके सामने अपना सर झुकाते हैं पर बादशाह बोलता है तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। और बादशाह के साथ साथ वहाँ पर जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब इन चारों हॉबिट्स के सामने अपना सर झुकाते हैं। और 13 महीनों के सफर के बाद आज ये चारों हॉबिट्स अपने घर शायर वापस आ जाते हैं जहाँ सैम उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता है। और फ्रोडो 4 साल तक वहीं शायर में रहता है, एक किताब भी लिखता है और ये किताब उनके सफर पर होती है। इसके बाद वो अपने अंकल बिल्बो बैगिंस के साथ मिडल अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। उसके अंकल बहुत बूढ़े हो चुके हैं और एल्फ्स बिल्बो बैगिंस को ऑनर देना चाहते हैं। बिल्बो को अपने साथ अपनी शिप पर ले जाने के लिए 3 एल्फ्स आए होते हैं और अब बिल्बो बैगिंस के साथ गैंडाल्फ और फ्रोडो भी जा रहे होते हैं। फ्रोडो जाने से पहले वो किताब जो उसने लिखी होती है सैम को दे देता है और बोलता है अभी मेरा सफर बाकी है और वो भी उनके साथ चला जाता है और उसी के साथ ये तमाम कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।